हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो क्लास 12th फिजिक्स का जो है चैप्टर 1 आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड देन इसमें हम ए टू जेड डिटेल के साथ हर एक चीज को डिस्कशन करेंगे। देन प्रैक्टिकल जहां पर जरूरत पड़ रही है वहां आपको प्रैक्टिकल के साथ जो है हम इसको जरूर बताएंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर है विद्युत आवेश और क्षेत्र। ठीक है, जिसमें पहला जो यूनिट है वो हमारा है। उसके बाद इस यूनिट में जो है हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र। क्लियर, कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र के बारे में जो है हम इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे और डिटेल के साथ जो है हर एक चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम जो है यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम डिस्कशन करेंगे विद्युत आवेश, आवेश का संरक्षण और कूलाम का नियम। इसके हर एक चीज को देखेंगे, प्लस जो है इसमें हम एग्जांपल के हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और देन इसमें पहला जो है हमारा विद्युत आवेश। देखो आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। आपने बहुत बार इस चीज को सुना होगा कि चार्ज कहां होता है। ठीक है, तो देखो विद्युत आवेश वस्तुओं के परमाणुओं में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों के कारण जो है उत्पन्न होता है। जो परमाणु होते हैं, परमाणु इन द सेंस की जो भी पार्टिकल पदार्थ का जो भी कण, बहुत सूक्ष्मतम कण होते हैं जो कि हमें जनरली दिखता भी नहीं। ठीक, तो ये जो है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो प्रोटॉन्स होते हैं, उनसे जो है जो हमारे चार्ज है, ठीक, जो आवेश है वो उत्पन्न होता है। ठीक है, उसके बाद जो विद्युत आवेश है, प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। आपको पता होगा, अब आगे हम और भी डिस्कशन करेंगे। P पर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है और E पर जो है नेगेटिव चार्ज होता है ना। आपको पता होगा कि जो भी हम परमाणु है उसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं और उसमें हम एक नाभिक होता है, ठीक है, जिसमें न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, और इसमें साइड में जो है यहाँ पर सबके सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि उसके चारों ओर से चक्कर लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें एक एग्जाम्पल लिया है, कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ते हैं तो धनात्मक आवेश जो है हमारा क्या हो जाता है, प्राप्त होता है। इन जनरली आप लोगों ने कई बार इसको जो है प्रैक्टिकली भी किया होगा कि जब भी आप जो है कॉम होते हैं, जो कंघी होते हैं, उसको अगर आप अपने बालों से रगड़ते हैं एंड देन उसके बाद आप अपने जो बाल होते हैं उसके पास अगर ले जाते हैं तो वो अट्रैक्ट करने लग जाता है। इट मीन इट गेट चार्ज्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये आवेशित हो चुका है। ठीक है, और आवेशित होने का मतलब क्या है कि जो चार्ज है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो गया, धनात्मक और ऋणात्मक सेपरेट हो गया है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज है। तो वस्तु को रगड़ने से या जो है घिसने से जो है चार्ज उत्पन्न होता है। ये चीज आप लोग प्रैक्टिकली भी देख सकते हो। जैसे कि एग्जांपल यहां पर मैंने लिया है कि जो कांच की जो छड़ है उसको अगर हम रेशम से रगड़ेंगे तो धनात्मक आवेश जो है हमें मिल जाएगा। तो क्लियर हो गया आई थिंक विद्युत आवेश के बारे में जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा था इसमें है आवेश का संरक्षण करना, कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमारा कैसा होता है। देखो चार्ज की मैं बात कर रहा हूं, मैंने क्या कहा कि अगर हम किसी बॉडी को किसी दूसरे सरफेस के साथ जो है हम रब करते हैं या रगड़ते हैं तो उस कंडीशन में जो चार्ज होते हैं वो हमारा सेपरेट हो जाता है, मतलब पॉजिटिव में और नेगेटिव में सेपरेट हो जाता है, देन अट्रैक्ट करता है किसी पर्टिकुलर बॉडी के पास ले। जैसे बाल की ये बात करूं और कॉम की बात करूं, क्योंकि ये एग्जांपल मैं इसलिए ऐड कर रहा हूं क्योंकि आपके साथ हर रोज का है ये आप देखते होंगे। तो उस कंडीशन में क्या होता है, चार्ज जो है हमारे बालों से कॉम में सेपरेट हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या आप ऐसा सोचते हैं कि जो चार्ज है वो हमारा कम हो जाता है या फिर कहीं गिर जाता है? ऐसा नहीं होता। देखो चार्ज जो है हमेशा के लिए क्या रहता है, वो कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है। वो ना तो हम अपने तरह से उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसको अपने हिसाब से खत्म कर सकते हैं। ठीक है, आवेश का संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है कि किसी बंद प्रणाली में कुल आवेश हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। और बहुत छोटे छोटे माइनर सी पॉइंट्स मैंने लिए हैं जो कि आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, आवेश का ना तो निर्माण हो सकता है ना ही इसका विनाश हो सकता है। यही जो है आवेश का संरक्षण का नियम कहता है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। एग्जाम्पल के लिए दो वस्तुओं को रगड़ने पर उनका जो कुल आवेश है वही रहता है। बस क्या होता है, वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो है ट्रांसफर हो जाता है। मतलब धनात्मक और ऋणात्मक जो चार्ज है, मान के चलिए दो बॉडी, एक बॉडी हमारे पास ये है और एक बॉडी हमारे पास ये है।
तो हमने इन दोनों को रब किया है, ये हमारे मान के चलिए बाल है, कुछ भी है, तो इस पर हमने रब किया, तो पॉजिटिव चार्ज इस पर सेपरेट और नेगेटिव चार्ज इस पर सेपरेट, तो इस टाइप से हमारा जो है चार्ज का सेपरेशन हो जाता है। लेकिन जितना चार्ज इस पे था वो उतना ही, इन दोनों पर जितना चार्ज था तो कुल आवेश तो उतना ही रहेगा ना, ये चीज है। अगर आवेश चार्ज अगर निकल जा रहा है तो धनात्मक ऋणात्मक हो जाता है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वही रहेगा चार्ज जितना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो कि आपके क्लास 12th में पूछा भी जाता है, वो है कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। कूलाम लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो जो है स्थिर बिंदु आवेश है, स्थिर बिंदु का मतलब क्या है कि ये यहीं पे है, एग्जैक्टली इस पॉइंट पर ही है। जैसे दो चार्ज हमने यहाँ पर लिया है, एक हमारे पास है Q1 और दूसरा हमारे पास है Q2, ठीक। तो Q1 एक चार्ज है और Q2 एक चार्ज है, और ये दोनों ही चार्ज जो है एक फिक्स डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर क्या है, फिक्स्ड है। तो कूलाम ने क्या कहा था, कूलाम ने ये कहा था कि जो दो चार्ज है, इन दोनों, क्योंकि देखो दो चार्ज है तो अब चार्ज की नेचर क्या होता है, या तो चार्ज जो है पॉजिटिव होगा या तो जो चार्ज है वो नेगेटिव होगा, दो ही कंडीशन है। तो अगर दोनों दो चार्ज अगर आसपास में है तो कहीं ना कहीं अगर वो दोनों जो चार्ज है वो अगर अपोजिट है तो वो दोनों को अट्रैक्ट करेगा, और अगर मान के चलिए सिमिलर चार्ज है, जैसे प्लस और प्लस है, तो उस कंडीशन में वो एक दूसरे को जो है प्रतिकर्षित करेगा, रिपेल कर देगा, ठीक। ऐसे ही अगर मान के चलिए नेगेटिव और नेगेटिव है तो भी वो रिपेल करेगा। अब देखो अगर कोई भी दो चार्ज है, मान के चलिए एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, और दोनों चार्ज जो है आसपास में है, तो अगर ये चार्ज ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव पर, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव पर अगर फोर्स लगा रहा है, तो वो फोर्स की जो क्वांटिटी है वो क्या है, कूलाम ने इसी के बारे में बताया था कि जो बल होगा, जिस बल से वो एक दूसरे को आकर्षित करेगा या फिर प्रतिकर्षित करेगा, वो बल जो है किस टाइप से होगा, ये चीज यहां पर कूलाम ने जो है एक्सप्रेस किया था। तो इसे हमें समझना है, चलिए इस पर डिस्कशन करते हैं। तो कूलाम ने ये कहा था कि कोई भी जो हमारे स्थिर बिंदु आवेश होते हैं उन पर जो लगने वाला जो बल होता है वो उनके आवेशों के जो गुणनफल होता है उनके समानुपाती होता है, और उनका जो बीच की जो दूरी होती है उनका वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। मतलब जो F है, F के बारे में ये कहा था जो भी फोर्स लगेगा, मान के चलिए दो चार्ज है, अब हमें नहीं पता कि किस टाइप के इसमें आवेश है, या तो हो सकता है कि मान के चलिए कि मैं स्टार्टिंग में एक केस ले रहा हूं, पहला केस में ये ले रहा हूं कि भैया ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है। धनात्मक है तो क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब ये इधर फेंकने की कोशिश करेगा और ये वाला चार्ज इसको इधर फेंकने की कोशिश करेगा, दूर भागेंगे एक दूसरे से। तो भैया दूर भगाने के लिए भी तो कोई ना कोई बल लग रहा है ना, तो अगर दूर भगाने के लिए कोई ना कोई बल लग रहा है तो वो बल है कितना। ऐसे ही मान के चलो कि ये वाला नेगेटिव है और ये वाला भी नेगेटिव है, तो भी यही सेम कंडीशन होगा कि एक दूसरे को जो है क्या करेगा, दूर भगाने की कोशिश करेगा। तो अगर दूर भगा रहा है तो उस कंडीशन में कितने फोर्स से वो चीज जो है एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश कर रहा है, वो कूलाम ने बताया था। ऐसे ही सिमिलरली अगर एक पॉजिटिव हुआ और एक नेगेटिव हुआ, या फिर ये पॉजिटिव हुआ ये नेगेटिव हुआ, तो दोनों ही कंडीशन ऐसा है जहां पर एक दूसरे को क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है। तो अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो वो किस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, वो बल है कितना, तो वो चीज कूलाम ने बताया था। तो मैंने चार कंडीशन आपको बताया, वो चारों कंडीशन में हम ये चीज देखना चाहते हैं, ये चीज निकालना चाहते हैं कि उन दोनों आवेशों के बीच में वो बल है कितना, जिस बल से वो आकर्षित हो रहा है एक दूसरे पर या प्रतिकर्षित हो रहा है। क्लियर है, तो ये चीज हमें समझना था। तो कूलाम ने यही बताया था कि जो फोर्स होगा, जो बल होगा, वो उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा, मतलब दोनों आवेशों का जो मल्टीप्लाई है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। समझना। दूसरा केस ये बताया था, अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लूं, दूसरा केस उन्होंने ये बताया था कि जो भी उनके बीच की डिस्टेंस होगा, लाइक आर है, यहां पे हमने आर लिया है, तो ये इस आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा दूरी होगा बल उतना ही कम लगेगा। ये ऑब्वियस अंडरस्टूड है कि दो चार्ज है और एक दूसरे से बहुत दूरी पर है, बहुत ज्यादा दूरी पर है, तो बहुत ज्यादा दूरी पर होने पे उन पर जो भी बल लगना है, चाहे वो आकर्षण का लगे या फिर प्रतिकर्षण का लगे, ऑब्वियसली बात है वो कम ही होगा। और अगर
दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है बहुत कम है, तो इन पर जो भी बल लगना है, या पे आकर्षण का लगना है, आकर्षण का लगे, तो उस कंडीशन में उसका जो टेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा होगी बल लगने का। तो यही चीज कूलाम ने बताया था कि अगर दूरी ज्यादा है तो फोर्स उस पर कम होगा, समझ में आया, और अगर दूरी कम है तो फोर्स उस पर सबसे ज्यादा लगेगा, ये चीज बताया था। और जो फोर्स होगा वो उनके गुणनफल के समानुपाती भी होगा। तो दोनों नियमों को जब हम मिला देंगे तो उस कंडीशन में हमारे पास ये बन जाएगा F समानुपाती Q1, ये वाला और ये वाला इक्वेशन को जब हम मिला देंगे तो ये कंडीशन हमारा बन जाएगा F समानुपाती Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। और अगर जब मैं समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो यहां से K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर आ जाएगा, जहां F जो है क्या है, फोर्स है, वो बल है जो कि दोनों आवेशों के बीच में लग रहा है, चाहे वो आकर्षण का हो सकता है या फिर प्रतिकर्षण का हो सकता है। बार बार मैं इस पॉइंट को इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिस पर आपसे पूछा जाएगा कि बल की जो प्रकृति है वो कैसा है, वो आकर्षण का है या प्रतिकर्षण का बल है। ठीक है, Q1 और Q2 दो आवेश है और R जो है उनके बीच की दूरी है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट, इसमें थोड़ा सा आगे और भी है। देखो यहां पर जो है एक कूलाम आवेश क्या होता है, 1 कूलाम चार्ज। ठीक, एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश, ये जो नोट है वो वही चीज बता रहा है कि यदि दो बिंदु आवेशों के बीच निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर इतना फोर्स, न्यूटन का फोर्स लगता है तो प्रत्येक बिंदु पर 1 कूलाम का आवेश होता है। ठीक है, जो हमने एग्जांपल लिया था, इस एग्जांपल के हेल्प से हम इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो Q1 और Q2 है, ठीक, दोनों ही जो चार्ज है वो हमारा 1 कूलाम होगा। कब? जब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर होना है। तो इस पर जो लगने वाला बल होगा F बराबर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर जो है ये हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो F जो है अल्टीमेटली हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, यही चीज निकल के आ रहा है। हमने क्या कर दिया, यहां पर इस टोटल वैल्यू को 1 कर दिया, ये जो है 9.9 न्यूटन का बल लगेगा जब दूरी भी 1 मीटर होगी और आवेश भी 1 कूलाम होगा। समझना, दोनों ही चार्ज पर 1 कूलाम का आवेश होगा। कूलाम बहुत बड़ा मात्रक है, ठीक है, कूलाम बहुत बड़ा मात्रक है, लेकिन जब हम उसको कैलकुलेशन में लेते हैं तो उसको हम माइक्रो कूलाम यूज करते हैं। क्लियर, माइक्रो कूलाम यूज करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। या यदि बिंदु आवेश वायु व निर्वात में उपस्थित होता है तो उस कंडीशन में जो हमारे पास ये वाली वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आया कहां से है, ये जो वैल्यू आई है वो हमारा के का मान है। के का मान क्या है कि ये जो है जब हमारा जो बिंदु आवेश है वो या तो वायु या फिर निर्वात में होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो के की वैल्यू है वो हम ये कंसिडर करके चलते हैं कि जो है 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मात्रक इसका आप जरूर याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इसमें ना एप्सिलॉन की वैल्यूज निकालनी होती है हमें, मतलब उसका मात्रक पूछा जाता है कभी कभी, तो आपको उसका मात्रक निकालने के लिए क्या हो जाएगा, कूलाम के नियम का उपयोग करके हम जो है इनके आवेशों के बीच का बल जो है उसका हम वर्णन कर सकते हैं। देखो ये कूलाम का नियम है, आपको पता है कि ये जो फोर्स है दो उनके बीच में, आवेशों के बीच में लगने वाला Q1 और Q2 हमारे पास क्या है, आवेश है 2, उसके बाद R जो है उनके बीच की दूरी है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात प्रति चालकता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं हम इसको। ठीक है, तो इसमें जो इक्वेशन हमारे पास आया था उस पर्टिकुलर इक्वेशन के हेल्प से अगर हम देखें तो ये चीज आ जाएगा, एप्सिलॉन की वैल्यू अगर हम निकालें, क्योंकि F इज इक्वल टू क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर था। हमें सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन की वैल्यू चाहिए, इसको हम उधर भेज देते तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये चीज डिवाइड में आ जाएगा Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई F इंटू R स्क्वायर। ठीक, ये चीज आ जाएगा। और यहां पर देखो Q का मात्रक क्या है, कूलाम है, तो देखो Q इंटू Q, कूलाम इंटू कूलाम आ जाएगा, डिवाइड में 4 पाई तो कांस्टेंट है, F हमारे पास न्यूटन है, R जो है मीटर है, स्क्वायर हो जाएगा, तो कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा। किसका मात्रक है ये, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, एप्सिलॉन का
मात्रक हम जो है फाइंड आउट कर रहे हैं। एप्सिलॉन का जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। ये चीज यहाँ पे निकाल के दिखा दिया है। इस प्रकार एप्सिलॉन की मात्रक ये जो हमने बताया वही है। नेक्स्ट, एप्सिलॉन का मान निकालने हमें। एप्सिलॉन का मान निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसके बारे में पूछा जाता है। हम देखते हैं कि एप्सिलॉन का जो मान है वो हमारा एक्चुअल में क्या होने वाला है। तो एप्सिलॉन का मान निकालने के लिए आपको वही न्यूटन का जो अभी हमने लिया था एप्सिलॉन बराबर, अभी हमने यूज भी किया था इस चीज का कि एप्सिलॉन देखो क्या होता है, अभी बताया था ना 1/4 पाई। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू थी अभी वो हमारे पास 9.0 इंटू 10⁻⁴ क्या थी, 9 था। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर था, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर था। अब यहाँ से एप्सिलॉन का वैल्यू अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा। तो मतलब एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1/9.0 इंटू 10⁻⁹ इंटू 4 इंटू पाई आ जाएगा। अब सबका जब हम वैल्यू रख देंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो उस कंडीशन में जो हमारे पास वैल्यू आएगा निकल के वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये चीज हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, एप्सिलॉन का वैल्यू ही है। बस आपको कैलकुलेशन पर थोड़ा सा यहाँ पर देखना है कि पाई का वैल्यू आपका 3.14 होता है, वो आप रखेंगे तो वहां से आपका पाई का वैल्यू भी निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इसमें हम बात करेंगे एप्सिलॉन का बीमीय सूत्र। अब जो भी क्वांटिटी हम पढ़ रहे हैं उसका बीमीय सूत्र निकालना ये भी इंपॉर्टेंट है। बीमीय सूत्र निकालना आपको आना चाहिए। देखो एप्सिलॉन के लिए बीमीय सूत्र हम वही कूलम का नियम जो है ना, उसी से हमारा बीमीय सूत्र, उसी से हमारा जो एप्सिलॉन का मान है वो निकलेगा। एप्सिलॉन का जो हमारे पास मात्रक है वो भी निकलेगा। तो कूलम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको और भी पता लगा कि कूलम का जो नियम है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो एप्सिलॉन का मान अगर मैं निकालूं तो अभी मैंने बताया था कि Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई F इंटू आर स्क्वायर। तो इसका बीमीय सूत्र निकालना बहुत आसान है। देखो जो Q1 और Q2 है, तो Q का जो बीमीय सूत्र होता है आपको पता है कि Q आवेश है, तो आवेश का हमारे पास एम्पियर होता है, A होता है, ठीक है। तो A हो जाएगा, इसका भी A हो जाएगा, A इंटू A हो जाएगा, डिवाइड में 4 पाई, ये तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का कोई भी बीमा नहीं होता है। F का आपको पता है कि फोर्स का अगर मैं निकालूं तो mL/t-2 होता है बीमीय सूत्र फोर्स का। और R हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का आपको पता है कि R स्क्वायर है तो L स्क्वायर हो जाएगा, ये आता है। तो अब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास A स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय m L इंटू L स्क्वायर, तो L³ t⁻⁻2 ये आ जाएगा। और इसको हम आगे और सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, अब इसको पूरा देखो, m ऊपर चला जाएगा तो m-1 L-3 T2 A2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है इसका क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा। तो होप कि आपको जो एप्सिलॉन से रिलेटेड और कूलम का नियम जो है ये मैंने जो बताया वो आपको क्लियर हो गया है, ठीक। कहीं पर अगर आपको डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक। एंड देन वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे बताएं जरूर। वीडियो सही लगे इसको आप लोग लाइक करिए, चैनल पर अगर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका सपोर्ट एंड फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी कूलम से रिलेटेड और भी नियम है हमारे, उसको लेकर के डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।